स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है क्रैश कोर्स और इसमें हम वही कंटेंट पढ़ाने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आता रहा है और आएगा ही। बेटा इस बात की हमारी गारंटी है और गारंटी के तौर पर डंके की चोट पर हम ये पढ़ाने वाले हैं आपको। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट, और याद रखना इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव की परिभाषा। तो याद रखो विद्युत विभव में क्या है। मान लीजिए ये है एक विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा? इस क्षेत्र का नाम है विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है। कोई एकांक धन परीक्षण आवेश यानी Q नॉट, और इसका मान है 1 कूलाम। यू कहां रखा है बेटा? यू रखा है अनंत पे। अब मैं अगर इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा के इसके अंदर रखना चाहूं, अनंत से उठा के इस क्षेत्र के अंदर रखना चाहूं, तो क्या होगा? इस क्षेत्र में आते ही इस पर एक बल लगेगा पीछे की ओर। मान लो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये किसी धन आवेश का विद्युत क्षेत्र है। तो एक बात बताओ, जब मैं इस धन परीक्षण आवेश को इसके अंदर लाऊंगा तो ये जो है इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा नहीं लगाएगा? क्योंकि यो भी प्लस का है, यो भी प्लस का है। प्रतिकर्षण बल लगाने का मतलब है ये इस पे पहुंचाएगा इसको वापसी, लेकिन हमें इस आवेश को रखना है इसके अंदर, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो बस यही परिभाषा हमने लिखी है। क्या? एकांक धन परीक्षण आवेश मतलब 1 कूलाम को अनंत से कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं यहां पे इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V से किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? V से। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? अब जैसे ही मैंने कह दिया इसको V से प्रदर्शित करते हैं, तो बेटा ये आ गया V बराबर W बटे में Q नोट। और एक बात ध्यान से सुनो, इसको कर दो बॉक्स में बंद बेटे। V बराबर W अपॉन Q नोट, ये हो गया ना? अब देखो ध्यान से, क्या बेटा सुनो, इसका मात्रक हमें लिखने को आता है। क्या लिखने को आता है बेटे? मात्रक आती है, बीमा लिखने को आती है। तो मैं मात्रक और बीमा दोनों ही लिख रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक यहां पे सुनेंगे बेटा। मात्रक क्या है? देखो सुने, मात्रक W का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक वो है जूल, और Q का मात्रक है कूलाम। तो यहां पे जो मात्रक आएगा बेटा वो आएगा जूल प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक आ गया। या इसका एक मात्रक और हो सकता है, या इसका एक मात्रक और क्या है? देखो ध्यान से, इसका एक मात्रक और है वोल्ट। क्या है बेटा? वोल्ट। अच्छा बीमा क्या आएगी? फिर इसकी बीमा लिखेंगे। बीमा क्या आएगी? बीमा देखो, जूल यानी कार्य की बीमा होती है ml स्क्वायर T⁻⁻2, और कूलाम यानी आवेश की बीमा होती है AT। कितनी होती है? AT। अब कितना आएगा? ml स्क्वायर A⁻⁻1 T⁻⁻3, ये आ गई इसकी बीमा। ठीक है, बीमा ये आ गई। और सुनो, यहां पे मैं एक नोट पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। नोट पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या है बेटा इसके नोट पॉइंट? नोट पॉइंट है इसके, देखो ध्यान से, कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है? शून्य। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से सब बच्चे, पृथ्वी का वैद्युत विभव
कितना होता है? शून्य। पृथ्वी का जो वैद्युत विभव है वो भी कितना होता है? शून्य। एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे बेटा? अगर यो है उच्च विभव, उच्च विभव, और ये है निम्न विभव, निम्न विभव, तो आपको ये याद रखना है कि धनात्मक आवेश जो है, धनात्मक प्लस का Q उच्च से निम्न पर जाएगा और ऋणात्मक विभव जाएगा निम्न से उच्च विभव की ओर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, इससे अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं बता दे रहा हूं आपसे लास्ट बार, क्या बेटा ये जो टॉपिक है इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ये मान कर चलो कि 2026 का पेपर यहां पर छाप रहे हैं हम, बिल्कुल पूर्ण तरीके से। बस इतना कंटेंट आप पढ़कर चले जाओ। ये केवल आपको जो मिलेगा वो NSUP बोर्ड 12th क्लास वाले चैनल पे मिलेगा। अपने जानने वाले बच्चों से, अपने मित्रों से बताओ कि सबसे जबरदस्त तैयारी क्रैश कोर्स में लास्ट और फाइनल शूट वो जो मिल रहा है आपको 12th क्लास की फिजिक्स का, NSUP बोर्ड 12th क्लास के चैनल पर मिल रहा है। चलो देखो बेटा, क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बहुत बार पेपर में आया, बहुत बार, आप ध्यान से सुनेंगे इसको। तो देखो बेटा, करना क्या है? माना विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए जिस पर प्लस Q आवेश रख दो। विद्युत क्षेत्र में मैं एक बिंदु आवेश मान ले रहा हूं। देखो, ये बिंदु आवेश मान लिया मैंने, ये यहां पे प्लस Q। ठीक, अब इस बिंदु आवेश, ये जो ए बिंदु पर रखा, कौन से बिंदु पर रखा बेटे? ए बिंदु पे। अब मैंने इससे कुछ दूरी पर क्या काम करा? मैंने, ध्यान से सुनो, ये एक बिंदु मान लिया बेटा बी। क्या मान लिया? बी। और यहां से इस बिंदु की दूरी है आर। कितनी है बेटे? आर। आर दूरी है इस बिंदु की। ठीक, अब क्या है? ध्यान से सुनो एक बात और। मैंने क्या काम करा? एक बिंदु और माना। मैंने ये काम करा कि यहां से एक बिंदु और माना सी वाला, ठीक है, और यहां से इस बिंदु की दूरी रखी x। कितनी दूरी रखी? x। अब अगर मैं ये बिंदु C, इस C ना मान के इस बिंदु को मान लो P। क्या मान लो? P। P बिंदु मान लो। और यहां पर क्या काम करा बेटा? देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे, एक बिंदु मान लिया मैंने C, और P की और C की बीच की दूरी है dx। कितनी है? dx। ठीक, यहां पर ये आगे पहुंच गया अनंत। यहां पर इस बिंदु पर देखो, इस वाले बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है Q0। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे कि ये जो प्लस का धनात्मक आवेश है, इस धन परीक्षण आवेश प्लस के Q0 पर कैसा बल लगाएगा? आप कहोगे कि सर जी यो भी प्लस का है, यो भी प्लस का है, इसका मतलब इनके बीच में ऐसा बल लगेगा प्रतिकर्षण वाला। तो यहां पे कर दिया बेटे मैंने कितना? ये बल, प्रतिकर्षण बल F वेक्टर। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस इनके बीच में जो लगने वाला बल है, तब प्लस का Q तथा प्लस Q0 के बीच लगने वाला बल वो हो जाएगा आपका कितना? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 बटे में बीच की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की है x²। अब आगे देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे, यदि प्लस के Q0 आवेश को, देखो बल यो इधर की तरफ को काम कर रहा है। अब मैं क्या काम करना चाह रहा हूं? इस आवेश को थोड़ा इधर शिफ्ट करना चाह रहा हूं, सी बिंदु पर। प्लस के Q0 आवेश को सी बिंदु पर लाना चाह रहा हूं, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो देखो, यदि प्लस Q0 आवेश को dx दूरी विस्थापित करने पर
कृत कार्य dw हो तो मतलब dx दूरी विस्थापित करने पर कृत कार्य कितना हो, dw हो, तो कार्य का जो फॉर्मूला आता है dw बराबर बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन बल की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये आ जाएगा माइनस के dx। तो dw बराबर f का मान भैया कितना, 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर और माइनस का dx, ये आ गया। अब यदि क्या किया जाए, यदि देखो ध्यान से, यदि प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु B पर रखा जाए, तब कार्य वो कितना हो जाएगा बेटा, तब कार्य हो जाएगा आपका W बराबर समाकलन अनंत से और r दूरी पर रख रहे हैं हम, कितना, dw बराबर, dw का मान कितना है बेटा, मान है कितना, माइनस के 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर dx, और w बराबर कांस्टेंट टर्म, यहां पर नियतांक देखो, केवल समाकलन जो होना वो x का, क्योंकि d के साथ क्या लगा हुआ है x, तो माइनस के 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, समाकलन अनंत से कहां तक, r तक, और 1/x स्क्वायर dx, ठीक। w बराबर 1/4πε0, इसका समाकलन कितना होना है बेटा, 1/x स्क्वायर का माइनस के 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक की है, लिमिट है इन्फिनिटी से r तक की, ठीक। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं बेटा, ये हो जाएगा w बराबर माइनस 1/4πε0 माइनस के 1/x की वैल्यू पहले r रखो, फिर प्लस 1/x की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। प्लस क्यों आया, क्योंकि एक तो माइनस यू है, जब नीचे वाली लिमिट रखते हैं अपना माइनस और लगाते हैं, तो याद रखो 1/∞ की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहां पर w बराबर प्राप्त होता है 1/4πε0, ठीक है। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई में 1/r है ना, और q भी रह गया भैया, q इंटू मल्टीप्लाई में q इंटू क्यू नॉट, और q इंटू क्यू नॉट, q इंटू क्यू नॉट, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। यो आ गया आपका कृत कार्य का फॉर्मूला, ठीक है। देखो इतने जूल कार्य किया गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वोल्टेज। तब यहां पे लिख देंगे हम, तब विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q0, V बराबर W का मान देखो पीछे, W का मान कितना है, W बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटे में R, और थोड़ा सा पीछे देखेंगे, हमने V का फॉर्मूला क्या लिखा, W/Q0, तो यहां से कितना जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा W का मान अभी जो निकाला है 1/4πε0 Q इंटू में क्यू नॉट डिवाइड में R, और अपॉन में कितना क्यू नॉट, इससे हो खत्म,
तो v बराबर आ गया कितना 1/4πε0 Q/r, इतने वोल्ट आ जाएगा। ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इतने वोल्ट आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना बेटा? चलिए, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं यहां पर आपको, यह एक अदिश राशि है, ये याद रखेंगे। यह एक कैसी राशि है? अदिश। यह एक अदिश राशि है। आपसे पूछा गया अगर वैद्युत विभव कैसी राशि है तो आप लिख देंगे यहां पे यह एक अदिश राशि है। चलिए आगे सुनिए। अब इसके बाद हमसे टॉपिक पूछा जाता है क्वेश्चन में, विद्युत विभवांतर। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा आपसे? विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु आवेश द्वारा, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बताइए। या वैद्युत विभव किसे कहते हैं? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। या वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत विभवांतर क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है, विद्युत विभवांतर, दो विभवों के अंतर को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे विज्ञान के रूप में? तो देखो ध्यान से, मान लीजिए ये है एक वैद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा? एक वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर मैंने दो बिंदु रख लिए, दो बिंदु मान लिए इसके अंदर मैंने, है ना। ये बिंदु ए है और इसका विभव बी ए है, और ये बिंदु बी है, इसका विभव विद्युत विभव है बी। तो किसी एकांक आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को आप बिंदु बी से ए तक ले जाने में जितना कार्य करोगे, आपका अनंत से नहीं लाना। आपको विद्युत विभवांतर वाले केस में अनंत से नहीं लाना एकांक आवेश को। आपका वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को बोल देते हैं विद्युत विभवांतर। तो आप ध्यान से सुनेंगे बेटा बात। क्या मैंने परिभाषा में यही तो लिखा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसी को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना। जैसे एक बात ध्यान सुनो, मान लीजिए आपसे कहा गया दो बिंदु हैं। कौन कौन से बेटा? एक का नाम है P, एक का नाम है Q। इसको उठाकर हमने यहां पर रखा। तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कैसे बताओगे? तो बेटा देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे, जो मैं बताने वाला हूं आपको, जिस बिंदु पर आप लेकर जा रहे हो, जिस बिंदु की ओर बढ़ रहे हो, तो उसका विभव रखो पहले। और जिस बिंदु से आप लेकर गए हो आवेश को, कहां से लेके गए? P से, और किस पे लेके गए? Q से। तो जिस पर लेके गए उसको पहले रख लो, और जहां से लाए उसको बाद में रखो। माइनस लगा के BP बराबर W/Q0, बराबर W/Q0। और ये फॉर्मूला विद्युत विभवांतर का दो बिंदुओं के बीच बन गया है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, या करके, क्या? डेल्टा V बराबर W/Q0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, इसका मात्रक देखेंगे। मात्रक भैया, मात्रक क्या आएगा इसका? तो मात्रक बिल्कुल सेम आएगा जो मैंने पहले बताया है। क्या बताया है मैंने पहले? बताओ बेटा। जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या एक मात्रक और क्या बताया था बेटा? अभी बताओ। वोल्ट। क्या बताया था? वोल्ट। अच्छा, बीमा भी बिल्कुल सेम होनी है। बीमा भी बिल्कुल सेम है। देखो ध्यान से सुनो, बीमा क्या है बेटा? ml, किसका मान? जूल का। W है ना ऊपर, अरे W इसमें भी ऊपर है, आवेश भी नीचे है। तो जूल की बीमा यानी कार्य की बीमा कितनी? ml² T⁻²। और आवेश की बीमा कितनी? AT। तो भैया हो जाएगा ml² T⁻³ और A⁻⁻1। और ये बीमा आ गई है। ये भी एक कैसी राशि है भैया? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भैया? अदिश।
यह भी एक अदिश राशि है। अच्छा, और क्या, देखो ध्यान से, विद्युत विभवांतर का मापन, विद्युत विभवांतर का मापन वोल्टमीटर, वोल्टमीटर या विभव मापी द्वारा किया जाता है। कौन, किसके द्वारा? विभव मापी के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे आप, विद्युत विभवांतर का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वोल्टमीटर के या विभव मापी के द्वारा किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहे हैं बेटा, बहुत बार पूछा गया है। आपको केवल जो ये मिलेगा वो मिलेगा केवल NSUP बोर्ड 12th क्लास पर। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करते रहे, वीडियो शेयर करो बेटा, शेयर कर दो सब में। इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूं। लास्ट चांस है आपके पास। अरे छोटी छोटी चीजें इसमें बताई जा रही हैं, है ना। सारा जीरो लेवल से, देखो कम बजट में, कम कंटेंट में जीरो से हाई लेवल समझा रहे हैं हम, और वही चीज समझा रहे हैं जो कि बोर्ड में 2026 में आना ही आना है। तो और जगह से पढ़ने की कोई जरूरत ही ना है, केवल NSUP बोर्ड 12th क्लास से पढ़ लो। दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाओ, हमें भी सपोर्ट करो और खुद भी अच्छे नंबर लाओ। समझ में आ रही नहीं? चलो देखो आगे। अब क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, लिख के रख लो 2026, इस पर लिख के रख लो। जाओ, इस पर मैं बता रहा हूं 2026 लिख के रख लो गारंटी के साथ, ठीक। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की, विद्युत विभव के लिए व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक हमें बताना है। चलो देखो ध्यान से, क्या काम करेंगे बेटा हम इसमें। मान लीजिए मैंने कहा, एक मैंने वैद्युत द्विध्रुव बनाया AB। क्या बनाया बेटा? वैद्युत द्विध्रुव AB बना दिया। ये ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव बना दिया बेटे मैंने। अब इसको मैंने आवेश दे दिया, यो -Q और यो है प्लस का Q। ये बिंदु जो रखे मैंने, बिंदु AB, इसका मध्य बिंदु क्या है भैया? O, और मध्य बिंदु से A बिंदु की दूरी यो L हो गई, और ये भी कितनी होगी भैया? L, ठीक। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P। अब क्या कह रहा है आगे, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मानो। क्या मानो? बिंदु P मान लो। देखो ध्यान से, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर भैया यो अक्षीय स्थिति में बिंदु P मान लिया, ठीक। यहां पर वैद्युत विभव मुझे ज्ञात करना है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, R दूरी पे मानना है, यो R दूरी पे। तो अगर यहां से मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी R है, तो भैया थोड़ी सी और पीछे ले लो, यानी A बिंदु से कितनी होगी? फालतू हो जाएगी, तो L। तो ये हो गई R प्लस के L, ठीक। और अगर मैं कहूं कि यहां से R दूरी है, थोड़ा सा आगे से ले यार, है ना, यहां से, तो ये आ गया तुम्हारा, यहां से आगे को R माइनस के L। इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर वैद्युत विभव, P बिंदु पर जो वैद्युत विभव है भैया वो कितना हो जाएगा? प्लस के Q आवेश के कारण मान लिया V1, और माइनस के Q आवेश के कारण मान लिया मैंने V2, और दोनों का परिणाम ही निकाल दूंगा V। तो देखो ध्यान से सब बच्चे, मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, मैंने देखो इसके बारे में लिख दिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति, भैया अक्षीय स्थिति ये वाली, इस स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव मुझे ज्ञात करना है। तब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव ठीक, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा V1 बराबर 1/4πε0, आवेश कितना है Q, और इस आवेश से आगे की दूरी P बिंदु की दूरी है r माइनस एल, r माइनस के एल, ठीक। और माइनस Q आवेश के कारण वो हो जाएगा V2 बराबर माइनस के 1/4π, भैया माइनस साथ लेना पड़ेगा क्योंकि विभवांतर एक, ये विभव कैसी एक राशि है आदिश, Q बटे R प्लस के L, माइनस Q आवेश यहां से है तो दूरी मैंने R प्लस एल ले ली है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव वो हो जाएगा आपका कितना, V बराबर V1 प्लस का V2। अब दोनों के मान रखो, V1 का मान रखो, V2 का मान रखो। देखो अगली स्लाइड में करते हैं हम। V बराबर V1 प्लस का V2 और V बराबर V1 का मान है 1/4πε0 Q बटे में R माइनस के L प्लस 1/4πε0 माइनस का Q बटे में R प्लस L, ठीक है बेटा। करना क्या है, माइनस ले आओ आगे, तो V बराबर 1/4πε0 Q कॉमन आ गया, 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस का L, यह आ गया V बराबर 1/4πε0। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम में कितना आएगा, नीचे वालों की नीचे वाले से गुणा कर दो, हर की हर से फिर तिरछी गुणा कर दो, तो यह आ गया R माइनस के L और R प्लस के L, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो R प्लस L और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, माइनस के चिन्ह से और गुणा कर दो तो माइनस के R प्लस का L। तो भैया रे यो हो जाएगा कितना, R से R कैंसिल हो गया तो V बराबर, अच्छा Q भी बाहर है भैया, Q ले लिया हमने, V बराबर 1/4πε0 Q गुणा 12 बटे में, यो फॉर्मूला बन गया, R माइनस एल R प्लस एल का एक फॉर्मूला बन गया, तो कितना आ गया R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, तो V बराबर आ गया 1/4πε0 Q इंटू 12। बेटा एक बात बताओ सब बच्चे, क्या Q इंटू 12 बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण P, तो बेटा यहां पर रख दो P बटे में R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या बात बताओगे आप, ये बताओ बेटा कि अगर R बड़ा हो L से तो R स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, L स्क्वायर से। अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब भैया R बड़ा है L से तो जब स्क्वायर करूंगा तो और भी छोटा हो जाएगा L स्क्वायर, तो इसका मतलब L स्क्वायर को छोड़ दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये जो हो जाएगी V बराबर 1/4πε0 P बटे में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, इतने बोल्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अब इसका दूसरा पार्ट पूछा गया हमसे, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2017 में
23 में, सब में पूछा गया। भैया बात यह है कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है ना, यह प्रूफ करके दिखाना है। यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य आता है, यह हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए बेटा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मान लीजिए एक द्विध्रुव मान लिया हमने, क्या मान लिया बेटा, द्विध्रुव। ये द्विध्रुव मान लिया बेटा मैंने, ठीक। इसको दो बिंदु, यो बिंदु ए है, यो बिंदु इसका बी है, और यो मध्य बिंदु है। यहां से यहां तक की दूरी एल है, यहां से यहां तक की दूरी भी एल है। अब आवेश बना दो इसके, यो माइनस का आवेश है, यो प्लस का आवेश है। इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में एक दूरी लेनी है आर। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया बेटा यहां पे पी। क्या मान लिया, पी बिंदु मान लिया, सही है। यहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब क्या काम करेंगे हम, थोड़ा सा इसको मिला देंगे इससे, और इसको मिला देंगे हम इससे। अब तुम एक बात बताओ, अगर यो थीटा है और यो भी थीटा है, तो भैया यो बन गया एक समकोण त्रिभुज AOP या OPB, जिसका आधार L है और लंब कितना है R। तो इसका भैया कर्ण हो जाएगा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, और इसका कर्ण ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव जो होना है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव होना है V1, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव होना है V2। तो अब ये आ गया, हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव तो वो आ गया कितना बेटा, V1 बराबर 1/4πε0 Q बटे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, √R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका V2 बराबर 1/4πε0 माइनस के Q √R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना आना है, वो आ जाएगा V बराबर V1 प्लस का V2, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसका मान रखूंगा, देखो ध्यान से, V बराबर V1 का मान 1/4πε0 Q बटे √R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। अब V2 का मान रखूंगा वो माइनस में आएगा, 1/4πε0 Q बटे √R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो भैया हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि यो इससे पूरा का पूरा उड़ गया। तो भैया V बराबर आएगा कितना, 0। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य। और हम यहां पर लिख देंगे क्या लिख देंगे बेटा, अतः
वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है बेटा, वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। चलो अब है विभव प्रवणता। क्या है बेटा? अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हम समझा रहे हैं। देखो, मेहनत इतनी करो कि सामने वाला देखना चाहिए तुम्हें बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। जब तुम सफल होगे तो सामने वाले को कितनी जलन पैदा होगी वो आपको पता ही है। तो मेहनत इतनी, देखो अब मेहनत करने का टाइम है। अगर तुमने ये टाइम गवा दिया, अरे 1.5 महीना तो सारा ही बचा पेपरों में, अगर आपने ये टाइम गवा दिया तो बेटा बेकार हो जाएगा मामला। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं इतनी मेहनत कर दो, याद कर दो पूरी चीजें, सारी रिवाइज कर लो अपनी। और ये फाइनल टच है जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्रैश कोर्स इसी वजह से हमने रखा है। देखो एक बात बताऊं मैं, NSUP बोर्ड 12th क्लास के जो चैनल है ये हमने इसी वजह से बनाया है कि जिससे हम अलग बच्चों को क्रैश कोर्स दे चुके हैं, है ना, बड़े तरीके से पढ़ाई करवा सके। क्योंकि हमें भी लगता है कि हाँ, हमसे जुड़े हुए बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ कर सकते हैं, यूपी बोर्ड में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो बस इसे जरूर पढ़ लें। मैं बता रहा हूं लास्ट टाइम तक इसको आप पढ़ कर जाएं और आपको देखने पे पेपर को में यही मिलेगा कि सर ने जो क्वेश्चन करवाए हैं वे ही आए हैं पेपर में। और केवल मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं है, यहां पे इस चैनल पे अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें भी टीचर्स ने बहुत मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपके लिए तैयार किए हैं। और उन्होंने देखा है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, बार बार आ रहे हैं और आने वाले हैं 2026 के एग्जाम में, मेहनत करके उन्होंने क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आपसे विनम्र निवेदन है हमारा कि आप इस चैनल पर वही कंटेंट जरूर पढ़ें जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। बेटा जुड़े रहिए चैनल के साथ और जो दूसरे बच्चे हैं उनसे भी बताइए, उनको भी जोड़िए, क्योंकि देखो किसी का अगर भला हो जाएगा तो अपना भी भला समझो, है नहीं। तो चलो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, वो है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता क्या है? हमने लिखा है दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं बेटा? विभव प्रवणता कहते हैं। अच्छा, विभव प्रवणता कहते हैं। अब लिख देंगे विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर माइनस के dv अपॉन dx या माइनस के डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ये लिख सकते हैं। ये विभव प्रवणता है बेटा। ठीक, मात्रक अगर आपको लिखने को आए इसका, तो आप क्या लिखोगे? मात्रक लिखोगे आप इसका वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर, या एक मात्रक और मैं बता दूं आपसे, अभी आपको पता भी चल जाएगा अगले टॉपिक में, या वो है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा देखो इसकी, बीमा
बीमा क्या आएगी? देखो न्यूटन यानी m LT -2 बटे कूलाम की कितनी आ जाएगी 80, तो ये आ जाएगी आपकी m LT की घात -3 A की घात -1, ये इसकी बीम आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? बीम आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए दो प्लेटें हैं, एक ये प्लस की है और एक ये माइनस की है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। क्या है? स्मॉल डी। और इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। तो विभव प्रवणता जो इनके बीच में आएगी वो आएगी V1 माइनस का V2 बटे में D। याद रखो, ठीक है बेटा? चलिए, समझ में आ गई विभव प्रवणता क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव में कितना परिवर्तन हुआ उसी को बोल देंगे विभव प्रवणता। अब देखो ध्यान से सब बच्चे, अगला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध आपको हमें बताना है। चलिए सुनिएगा। मान लीजिए यह एक लाइन, यह बिंदु है P। क्या है बिंदु? P। और इस बिंदु पर आवेश रखा है प्लस का Q। यह बिंदु है B और यह बिंदु है C। इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर जो विभव है V है ना? लेकिन जैसे ही थोड़ा सा dx दूरी में आगे बढ़ा तो इस प्लस Q आवेश के कारण दूरी बढ़ने से विभव क्या हो गया? घट गया। क्योंकि दूरी के सापेक्ष आवेश, दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत विभव घट जाता है। क्यों? क्योंकि V बराबर 1/4πε0 Q बटे में R पढ़ा नहीं, जितना R बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे तो विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अगर dx दूरी आगे बढ़े हैं तो विभव घट के V माइनस के dV हो गया इस बिंदु पर। अगर मैं कोई धन परीक्षण आवेश यहां पर रख रखा, मान लीजिए मैंने इसी बिंदु पर रख रखा, प्लस Q0 यहां पर रख रखा, और इसको मैं यहां लाना चाह रहा हूं dx दूरी आगे है बेटे, तो क्या होगा? dx दूरी जैसी आगे मैं लाना चाह रहा हूं तो यहां पर वैद्युत बल जो लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा, F बराबर QE लग रहा, नहीं लग रहा बेटा इस दिशा में? क्योंकि यो प्लस का यो भी प्लस का इस दिशा में इसको धक्का देना चाह रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए सब बच्चे कि जैसे ही मैं इसको इधर लाने की कोशिश करूंगा तो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करूंगा, वो कितना होगा? इसमें लिख देंगे धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को वैद्युत बल के विरुद्ध dx दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य, ठीक, कितना आ जाएगा? dw बराबर फोर्स मल्टीप्लाई माइनस का dx, ये तो आ जाएगा। अब dw बराबर F का मान कितना बेटा? Q0 E गुणा माइनस का dx। Q0 डिवाइड में पहुंचा दो, भाग में पहुंचा दो इधर, तो dw बटे Q0 बराबर E मल्टीप्लाई माइनस के dx। ठीक, अब चूंकि बात यह है कि V बराबर होता है W अपॉन Q0 और dV बराबर आ जाएगा dW अपॉन Q0। दोनों तरफ D ले लिया मैंने, तो dW अपॉन Q0 का मान dV रख सकता हूं क्या? नहीं, तो ये आ गया dV
डी वी बराबर ई मल्टीप्लाई माइनस के डी एक्स, यानी ई बराबर डी वी अपॉन माइनस के डी एक्स। ये नया फॉर्मूला आ गया। तो ये आ गया किस किस में संबंध, ये आ गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डीवी यानी डीवी अपॉन डी एक्स यानी विभव प्रवणता में संबंध आ गया है बेटे। तो लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता। अब इसी वजह से मैंने अभी पिछले टॉपिक में विभव प्रवणता वाले टॉपिक में विभव प्रवणता का मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बराबर लिख दिया था। देखो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, है ना। और मैंने भी पीछे डीवी अपॉन डी एक्स, देखो वोल्ट प्रति मीटर तो यहां से लिख दिया था और न्यूटन प्रति कूलम उससे लिख दिया था, क्योंकि किसके बराबर अब सिद्ध हो गई यहां पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। ठीक है बेटे, अगला टॉपिक 2026 के पेपर में जो फाइनल शूट हम देने वाले हैं आपके लिए 12th क्लास की फिजिक्स का इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम में आने वाला है, वो आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हमने क्या काम किया है बेटा, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हमने रख दिए हैं। और इस वीडियो के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये याद रखना, ये फाइनल शूट है, फाइनल टच है, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला। चलिए देखते हैं बिना देरी करे क्या है पहला टॉपिक अपना, विद्युत धारिता। तो देखो बेटा विद्युत धारिता मैं समझाने वाला हूं। विद्युत धारिता क्या है, देखो कोई भी चालक है, चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। लेकिन मैं एक बात आपसे बता दूं, कोई भी चालक हो उसको आवेश लेने की उसकी कुछ क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है, यानी कि कितने कूलम आवेश वो अपने ऊपर सहन कर सकता है। अगर मान लो किसी चालक की आवेश लेने की क्षमता यानी कितना वो आवेश ले सकता है वो 10 कूलम है, और अगर आप 10 कूलम से ज्यादा दोगे उसको तो वो आवेश वायु में फैलने लगेगा, जिससे वायु आयनित हो जाएगी। यो बिल्कुल सेम इस प्रकार है जैसे मान लीजिए मैंने एक पात्र ये बना लिया। क्या बना लिया बेटा? एक पात्र बना लिया ये। अब इस पात्र की जो क्षमता है, इस पात्र की जो धारिता है, धारण करने की क्षमता है, वो केवल पानी को, मान लीजिए इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? केवल 10 लीटर। कितना पानी आ सकता है? 10 लीटर। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इसके अंदर 10 लीटर की बजाय 11 लीटर डालने की कोशिश करूं तो 10 लीटर समाएगा और 1 लीटर कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि इस पात्र की जो धारिता है, धारण करने की क्षमता है, वो है बेटा 10 लीटर। ऐसे ही बिल्कुल सेम किसी चालक की क्षमता, कौन सी वाली? किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने या स्टोर करने की या धारण करने की जो क्षमता कहलाती है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारिता। और विद्युत धारिता को हम और अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप में देखेंगे, मैथमेटिकल रूप में या गणितीय रूप में देखने की कोशिश करें, पहला तो आप परिभाषा जान लो क्या है। किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता यानी धारण करने की क्षमता उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। अब गणितीय रूप फॉर्मूला क्या आएगा विद्युत धारिता का, वो ध्यान से सुनेंगे। किसी चालक को दिया गया आवेश Q, किसी चालक को दिया गया आवेश Q और उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर का अनुपात चालक की विद्युत धारिता के बराबर होता है। यानी उत्पन्न विभवांतर यानी V किसके बराबर होता है? विद्युत धारिता के बराबर होता है। और विद्युत धारिता को प्रदर्शित करते हैं हम C से। तो हम यहां पे लिख भी देंगे इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं।
C बराबर Q अपॉन V, ये आपका फॉर्मूला हो गया विद्युत धारिता का। याद रखना ये आपको यहां पे ये आपको काम आने वाला है बेटा, विद्युत धारिता का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब आपसे इसके बारे में क्या क्या पूछा जाएगा वो ध्यान से सुनेंगे आप। क्या क्या पूछा जा रहा है बेटा, देखो इसमें आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक, क्या पूछा जाएगा, मात्रक, ठीक। और क्या पूछा जाना, आपसे पूछी जाएगी विमा, ठीक। और फिर और क्या पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे कहा जाएगा अन्य मात्रक भी बताइए, अन्य मात्रक। तो देखो बेटा मैं दोनों चीज यहां पर आपको समझा रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। मात्रक क्या है भैया, पहले बताओ आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक आपको पता है वो है कूलाम। क्या है, कूलाम। बटे का मतलब प्रति लगा दिया और वोल्ट, वी का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक। या अगर मैं बात करूं इसका एक मात्रक और हो सकता है, या और क्या मात्रक है बेटा, और मात्रक है इसका फैरड। क्या मात्रक है, फैरड। शॉर्ट में इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीमा क्या है बेटा, बीमा, बीमा आप देखो बीमा क्या आएगी, बीमा आ जाएगी इसकी कूलाम की बीमा 80, कूलाम की बीमा कितनी आ गई 80। और विद्युत विभव की बीमा कैसा पता लगा सकते हैं, देखो ध्यान पूर्वक, विद्युत विभव की बीमा V बराबर W बटे में Q हम जानते हैं, और W की बीमा आती है ml स्क्वायर T की घात -2, और कूलाम की बीमा यानी चार्ज की बीमा वो आती है 80। तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर T की घात -3 A की घात -1। क्यों, क्योंकि T ऊपर जाएगा -3 और A की घात -1। तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर T की घात -3 A की घात -1, ठीक। अब तुम एक बात बताओ, अगर इसको आगे सोल्व करें तो कितना जाएगा, m की घात नीचे 1 है, ऊपर जाएगा कैसे हो जाएगी -1, L की घात -2, T की घात आ जाएगी 4 प्लस का, क्योंकि -3 है, ऊपर एक प्लस की है, A की घात आ जाएगी 2। तो ये बीमा बन गई इसकी। अन्य मात्रक क्या हो सकते हैं, अन्य मात्रक देखो, एक माइक्रोफैरड भी होता है, याद रखना, एक माइक्रोफैरड में 10 की घात -6 फैरड होते हैं। दूसरा आप याद रखेंगे एक पिकोफैरड में होते 10 की घात -12 फैरड, ठीक। यह है विद्युत धारिता, समझ में आ गई। किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है बेटा, विद्युत धारिता कहलाती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझ सकते हैं, किसी चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। क्योंकि 2023 में ये पूछा गया और 2024 में ये पूछा गया, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2026 के पेपर में ये आपको आ जाए, सही है। देखिए बेटा मैं एक बात आपसे बता देता हूं, जिस बच्चे ने कोई भी तैयारी अभी तक नहीं की है, कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा, फिजिक्स में भी, इंग्लिश में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, बस आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, इस चैनल से जुड़े, जिसने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, मैं बता रहा हूं आपको गारंटी के साथ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नहीं और पढ़ना, केवल इसमें वही चीज रखी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। और मैं गारंटी के तौर पे ये कह सकता हूं कि 2026 के पेपर में आएगा अगर, तो इसी वीडियो बारे में जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वही रखा हुआ मिलेगा आपको। बेटा बहुत मेहनत से मैंने इकट्ठे किए हैं ये क्वेश्चन, बहुत सारे अनसोल्ड पेपर देखे हैं, मास्टरमाइंड देखे हैं, मॉडल पेपर देखे हैं, उसमें तभी यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं मैंने,
तो देखो ध्यान से सुनो सब बच्चे, आगे क्या है, अगला टॉपिक ये है गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक। भैया इससे न्यूमेरिकल भी आता। तो माना, क्या माना एक गोलीय चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या A है। गोलीय चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या A है। तो मैं क्या काम करूंगा बेटा, एक गोलीय चालक मैं यहां पर बना लेता हूं। देखो ध्यानपूर्वक सब बच्चे, मान लीजिए मैं एक गोलीय चालक ये बना लिया हूं, इस टाइप का ये गोलीय चालक बना लिया बेटा, ठीक है मैंने। अब सुनो, क्या यहां पर मैं एक धनात्मक आवेश रख दे रहा हूं, धनात्मक आवेश। इस गोलीय चालक को जैसे ही मैं धनात्मक आवेश दूंगा तो वो उसके पृष्ठ पर फैल जाना है, सीधी सी बात है, हम जानते हैं। तो मैंने इस चालक को कैसा आवेश दिया, धनात्मक आवेश दिया बेटा। देखो ये धनात्मक आवेश इस प्रकार से, तो ये फैल गया है इसके पृष्ठ पर। ठीक है, ये धनात्मक आवेश दे दिया। इसका केंद्र है बेटा O। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी, जब मैंने इसको धनात्मक आवेश दिया बेटा, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली। कौन सी रेखाएं निकली, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। किस प्रकार से गई वो देखो ध्यानपूर्वक। देखो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, देखो इस प्रकार से मैंने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां पे बना रहा हूं मैं। ठीक है ना बेटा, ये इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये थोड़ी सी बड़ी बन गई है। ठीक, जैसे ही गोलीय चालक को मैंने वैद्युत आवेश दिया, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने बनाई। अगर इस गोलीय चालक की त्रिज्या यहां से यहां तक की स्मॉल a है, जो मैंने की दे रखी है, तो आप बताइए तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, पृष्ठ और केंद्र दोनों पर सेम होगा। गोलीय चालक का जो वैद्युत विभव होगा वो कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q/R, और R की जगह क्या लेऊंगा मैं बताओ, A। अच्छा, यहां पर अगर मान लीजिए कि गोलीय चालक जो कौन से माध्यम में उपस्थित है, एक परावैद्युतांक माध्यम K में उपस्थित है, तो यहां पर मुझे एक परावैद्युतांक माध्यम K और लेना पड़ेगा, तथा यह अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता वो कितनी हो जाएगी, C बराबर Q/V। गोलीय चालक की धारिता हो जाएगी C बराबर Q/V। तो C बराबर Q/V का मान कितना है, 1/4πε0 K, ठीक है, Q/A, यही तो हो जानी है। अब अगर मैं
Q से Q खत्म कर दूं तो ये पलट कर ऊपर जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए, यही तो आना है। इतने फैरड ये धारिता हो जाएगी बेटा, इतना फैरड, ठीक है, ये धारिता हो जाएगी इतने फैरड। चलिए अब देखो ध्यान से सब बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो भैया K का मान, परावर्तनांक का मान आ जाता है 1, तब धारिता, उस अवस्था में धारिता मान ली मैंने C नोट, क्या मान ली, C नोट। तो C नोट बराबर आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा एक बात बताओ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10⁹, या कह सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10⁹। तो ये आएगा आपका C नोट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 कितना, 1/9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई A, या C नोट बराबर A/9 इंटू 10⁹ फैरड, इतनी कैपेसिटेंस यानी कि धारिता इसकी हो जाएगी, ठीक है, इतनी धारिता हो जाएगी इसकी, ठीक है बेटा। ये है गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक मिलेंगे, बिल्कुल मोस्ट मैंने छाट कर रख दिए यहाँ पे, वो मिलेंगे केवल NS UP बोर्ड 12th क्लास पर, है ना। NS UP बोर्ड 12th क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। देखो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, फ्री में जो चीज आप क्रैश कोर्स दूसरे चैनल पे देखोगे 499 या 500 रुपए का जो आपको कोर्स मिलेगा, यहां पर इस चैनल पर फ्री में मिल रहा है। ये बच्चों के साथ सहानुभूति की तो बात है, बच्चों को सपोर्ट करने की तो बात है। अब बच्चों का कभी कर्तव्य यह बनता है कि NS UP बोर्ड 12th क्लास चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फैला दो सब में बिल्कुल एक तरीके से। चलो आगे देखो बेटा, अगला टॉपिक क्या है, संधारित्र। अगला टॉपिक है संधारित्र, ठीक। संधारित्र क्या होता है, देखो हम जैसे जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी धारिता से अधिक नहीं, अधिक अगर देंगे तो वो कहाँ हो जाए, फैल जाएगा, वायु में फैल जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना ही उस पर आवेश की नियंत्रित मात्रा या पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। यानी कोई चालक ऐसा बनाया, एक वस्तु ऐसी बनाई, एक डिवाइस, युक्ति ऐसी बनाई जिसका आकार बिना बढ़ाए उस पर कितना ही आवेश दे दो। समझ में आ गई। तो उस युक्ति का नाम रखा गया संधारित्र। क्या नाम रखा गया बेटा, संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा निकाय है या युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। और जो ये निकाय बनता है, ये संधारित्र बनता है बेटा, दो प्लेटों को मिलाकर बनता है। मान लीजिए मैंने एक प्लेट ये बना दी, ये वाली है ना, ये वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट है मैंने बनाई, इसका नाम रख दिया धनात्मक प्लेट। अब इसके नजदीक एक दूसरी प्लेट बना दी, है ना। या एक काम करो, देखो ध्यान से सुनो, संधारित्र बनाने का जो सिद्धांत हुआ वो क्या था, धातु की दो प्लेटें ली, एक का नाम रखा x और एक का नाम रखा y। y वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया बेटा, पृथ्वी से, है ना।
अब जैसे ही एक्स वाली प्लेट को धनात्मक आवेश दिया गया तो ये इस पर फैल गया, लेकिन इस धनात्मक आवेश ने इसके कौन से आवेश को बाहर निकाल लिया। ये कह सकते हैं कि इसको जैसे ही धनात्मक आवेश दिया, ये दोनों एक दूसरे डी दूरी पर रखे हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे डी दूरी पर रखी हैं प्लेटें दोनों। तो जैसे ही इसको धनात्मक आवेश दिया गया, वैसे ही प्रेरण के कारण, किसके कारण बेटा, प्रेरण, आपसे पूछा जाएगा कि संधारित्र की दूसरी प्लेट पर जो आवेश ऋणावेश उत्पन्न होता है वो कौन सी घटना से उत्पन्न होता है, वो होता है प्रेरण। तो प्रेरण के कारण यहां पर आ गया माइनस का आवेश, मतलब इसके अंदर प्लस और माइनस चिपके पड़े थे, इस प्लस ने कौन से आवेश को बाहर निकाल दिया, माइनस वाले को। तो बचा हुआ प्लस का आवेश कहां पहुंच जाएगा, धरती में पहुंच जाएगा। अब जितना ही आवेश इसको देते रहो उतना यहां पे माइनस बनता रहेगा, और उसका ही अपोजिट प्लस वाला कहां पहुंचता रहेगा, धरती में पहुंचता रहेगा, जिससे कि पर्याप्त मात्रा आवेश की यहां पर संचित की जा सकती है। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा क्या कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र जो भैया 3 प्रकार के होते हैं मेनली, लेकिन हम इस चैप्टर में केवल 2 ही संधारित्र पढ़ेंगे। वो कौन सा है, देखो ध्यान पूर्वक, समांतर प्लेट संधारित्र, मेन तो यही पढ़ना हमें, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। फिर है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, ये 3 संधारित्र हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो एग्जाम में आता है, हमें बोर्ड परीक्षा में आता है, वो आता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो चलिए बेटा समांतर प्लेट संधारित्र का पहला डेरिवेशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, और मैं गारंटी से यहां पे बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 और नेक्स्ट 26 लगातार पूछा गया। 2 है डेरिवेशन, एक और है, देखो एक ये है, एक क्वेश्चन ये है, मैं आगे जो बताऊंगा आपको। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। बेटा हर साल आता है, हर साल आप देख लेना, 2025 के जितने भी पेपर आप अगर इकट्ठे कर लो, हर एक पेपर में या सभी पेपर में ना तो कोई से ना कोई सा पेपर में जरूर रखा हुआ मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने आसान शब्दों में, कितने आसान भाषा में आपको मैं सोल्व करा दूंगा, वो यहां पे बस बने रहिए आप, बिल्कुल गारंटी लेता हूं, इससे आसान भाषा में नहीं पढ़ाएगा कोई भी, मैं बता रहा हूं। बस जब हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम में मिलना ही हो है, तो क्यों ना हम इस पे पढ़ ले बढ़िया का तरीके से, इससे ही लगे रहे हमें, है ना। चलिए देखते हैं क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी अभी मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र बताया, कोई संधारित्र बनाने का मेथड बताया कि एक धातु की 2 प्लेटें लेते हैं, एक का नाम एक्स दूसरी का नाम वाई, है ना, एक का नाम एक्स और दूसरी का नाम वाई। एक्स वाली प्लेट को धनात्मक आवेश देते हैं और वाई वाली प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं या जोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, मान लीजिए मैंने धातु की 2 प्लेटें ले रहा हूं मैं यहां बेटा, देखो ध्यान से सब बच्चे, देखो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जो एक्स व वाई प्लेटों से मिलकर बना है। मान लीजिए एक ये समांतर प्लेट संधारित्र मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो एक ये हो गई प्लेट, एक प्लेट ये होगी बेटा, ठीक है। इस प्लेट का नाम रखा x और इस प्लेट का नाम रखा y।
इस वाली प्लेट को मैंने जोड़ दिया है कोई एक स्रोत जो आवेश देगा Q। जैसे ही इस प्लेट को Q आवेश दिया गया तो X वाली प्लेट पे कैसा आवेश आ गया बेटा, बताओ आप? प्लस का आवेश आ गया, यहां पे प्लस का आवेश आ गया, देखो ठीक। जैसे ही यहां पे प्लस का आवेश आया तुरंत अगली वाली प्लेट पर किसके कारण, प्रेरण के कारण उतना ही निगेटिव आवेश आ गया, माइनस का, देखो ठीक। अब मैंने क्या काम किया, देखो बेटा ध्यानपूर्वक, पहले देखो जैसे ही यहां हमने किसी स्रोत से जोड़ी थी ये वाली प्लेट, इस वाली प्लेट को किससे जोड़ना था, इस वाली प्लेट को जोड़ना था मुझे किससे, पृथ्वी से। पृथ्वी से जोड़ना था, ठीक। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, तो उतना ही प्लस क्यू आवेश कहां पहुंच गया, पृथ्वी में पहुंच गया, है ना। जैसे ही इस पे प्लस माइनस चिपके पड़े थे, इस वाले प्लस ने बाहर निकाल लिए माइनस के। अब क्या होगा, अगर मैं इन प्लेटों के बीच में चेक करूं, क्या पहले तो ये जान लें कि इन प्लेटों के बीच की दूरी d है और इनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक, दोनों का, इसका माइनस सिग्मा, इसका प्लस सिग्मा, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होने वाली है बेटा वो इस दिशा से, इस दिशा में होने वाली है, इस प्रकार से, ऐसे करके, ठीक। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये लिखा बेटा, ये समानता प्रेरक संधारित्र बनकर तैयार हो गया। आप देखेंगे सब बच्चे, माना एक समानता प्रेरक संधारित्र जो एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, यही तो आनी है ना। तब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। प्लेटों के बीच विभवांतर, देखो फॉर्मूला क्या हुआ है, V बराबर E मल्टीप्लाई डी, विभव प्रवणता वाला फॉर्मूला, E बराबर V अपॉन डी से आ गया आयो एकदम। तो V बराबर E का मान जैसे मैं ये रखूंगा तो ये आएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डी। अब चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A और इसका नाम है पृष्ठ आवेश घनत्व, ये तो नाम है, तो लिख देंगे V बराबर Q अपॉन सिग्मा का मान रख देंगे के ए एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या है D, है ना। अब देखो अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, और C बराबर Q अपॉन V का मान कितना भैया, V का मान कितना आया QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नोट।
ये तो आया। अब इसको काट लो, देखो Q से Q खत्म, के ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाना है, ऊपर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये इतने फैराड आ गई, इतने फैराड आ गई। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला। फैराड इसका मात्रक आ गया, फैराड इसका मात्रक आ गया। वायु या निर्वात के लिए के बराबर रख दिया 1, तब धारिता जो हो जाएगी सी नोट मान ली, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब के का मान रख दिया 1 तो धारिता इस अवस्था में आ जाएगी ये इतनी। ठीक है। अब अगर हम सी बटे सी नोट का मान देखें, किसका मान देखें, सी बटे सी नोट का मान, तो बेटा ये आ जाएगा सी बटे सी नोट बराबर, देखो सी का मान आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इसका मान आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इससे ये खत्म पूरा। तो सी बटे सी नोट बराबर आएगा के, या सी बराबर आएगा सी नोट के। मतलब ये है कि अगर किसी माध्यम में हमें वैद्युत धारिता निकालनी है संधारित्र की, तो वायु में वैद्युत धारिता के साथ उसकी गुणा कर दो। समझ में आ गई बात। अच्छा, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूरा आता क्या है मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, और यह किन कारकों पर निर्भर करती है यह भी बताइए। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, क्या हेडिंग में लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप सब बच्चे। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, देखो फॉर्मूला अपने पास जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो सी समानुपाती होता है किसके, पराभुजदांक के। सी समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। सी व्युत्क्रमानुपाती होता है डी के, प्लेटों के बीच की दूरी के। तो यहां पे लिख दूंगा धारिता सी परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। अर्थात सी समानुपाती के ये होती है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल ए के समानुपाती होती है, अर्थात सी समानुपाती ए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, तीसरा, धारिता
प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होती है, अर्थात देखो स्मॉल डी नीचे है, सी व्युत्क्रमानुपाती, यहां पर आएगा बेटा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है डी, इस प्रकार से। तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, याद रखना आप, ठीक है बेटे। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट हम समझते हैं, क्या है इसका दूसरा पार्ट, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक पराबद्धतांक भरा हो। यानी ये जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो एक काम कर लीजिए, पहला बनाओ एक समांतर प्लेट संधारित्र, देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र मैंने बना लिया, ठीक है बेटे। इस प्लेट का नाम दे दिया मैंने x, इस प्लेट का नाम दे दिया मैंने y, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल d। अब क्या काम करा, अब काम ये करा कि यहां को हमने एक आवेश देने वाला स्रोत बना दिया और इसको जोड़ दिया मैंने किससे, किससे जोड़ दिया बेटा, ये बताओ, ये पृथ्वी से जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही ये मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो मैंने जैसे ही इस प्लस को, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो यहां पे फैल गया कितना आवेश, प्लस, उतना ही यहां पे क्या आएगा, माइनस का आवेश, ठीक है ना, उतना ही माइनस का। यहां तक तो समांतर प्लेट संधारित्र है, और यो है पृथ्वी, प्लस का क्यू आवेश, फिर पृथ्वी में आ गया, आवेश घनत्व सिग्मा है दोनों के, ठीक। अब क्या काम किया गया, अब काम ये किया गया, इनके बीच में एक परावैद्युत पट्टी रख दी गई। कैसी पट्टी रख दी गई, परावैद्युत पट्टी, देखो ये परावैद्युत पट्टी रख दी गई इनकी प्लेटों के बीच। इसका परावैद्युत पट्टी का, परावैद्युत पट्टी का जो परावैद्युतांक है k है ना, और इसकी जो मोटाई है वो है, कितनी मोटाई है इसकी, स्मॉल t मोटाई है इस परावैद्युत पट्टी की, ठीक है बेटे, समझ में आ रही नहीं। अब एक बात ध्यान सुनिए, थोड़ा सा परावैद्युत पट्टी को मैं थोड़ा सा इस टाइप से बना दे रहा हूं, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, मैंने लैंग्वेज भी यहां पर लिख दी कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेटें x व y है, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यदि इन प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाली पट्टी जिसकी मोटाई t है रख दी जाए, तब प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर, प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर जो बनेगा
वो कितना बनेगा बेटा, प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर बनेगा V बराबर V1 प्लस V2 का। क्यों ऐसा, क्यों भैया, यहां पर दो प्रकार के विभवांतर बनेंगे, एक तो पैरावैद्युत पट्टी में, पैरावैद्युत पट्टी में बनेगा, और ये वायु में जो रखा है बीच का स्पेस जो खाली रहेगा यहां पे बनेगा। तो इसकी वजह से V बराबर हम लिख रहे हैं E1 D माइनस के T, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता के रूप में E, ये होता है ना E बराबर V अपॉन D, तो दूरी की गुणा विद्युत क्षेत्र से करनी पड़ेगी तभी तो विभवांतर मिलता है। तो मैंने वायु में E1 मान ली, और वायु में जो दूरी आएगी वो देखो कितनी, अगर यो टोटल दूरी यहां से यहां तक की D है ना, और पट्टी की मोटाई कितनी है T है, तो ये खाली जगह कितनी बची, इतनी कम कर दो, तो यो वाली और यो वाली जो बाहर की बची वो कितनी बची, D माइनस के T बची। इसी प्रकार B2 का मतलब है पैरावैद्युत पट्टी में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी यहाँ पे E2, और पैरावैद्युत पट्टी की मोटाई कितनी है, स्मॉल t। अब चूंकि E1 बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वायु में, किसमें, वायु में, और E2 बराबर है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत पट्टी में, ठीक, घंटी लिखा जा रहा है, परावैद्युत पट्टी में। तो ये आएगा V बराबर E1 का मान कितना, E1 का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट T। तो V बराबर यहां से कॉमन क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां कितना बचा, D माइनस के T प्लस T अपॉन K। अब चूंकि एक बात याद रखो क्या, कि सिग्मा जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा बराबर Q बटे A है। अब रख दो भैया V बराबर सिग्मा का मान जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा तो ये आएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस के T प्लस T अपॉन में K, यही तो आना है। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं थोड़ा सा इसका कमाल। और क्या है बेटा, देखो ध्यान से सब बच्चे पढ़ते रहो भैया, इससे बेहतरीन चैनल आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, जो है फाइनल टच, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट जो बताने वाले हैं हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता की मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, सारा इसी वीडियो में हमने जोड़ दिया है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि 2026 में आने ही वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हैं। बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए, आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में भी बताओ बेटा, कमेंट में भी ये चीजें है ना। चलो देखो, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, और C बराबर Q अपॉन V का मान देखो कितना दिया, पीछे कितना निकाल कर लाए हम, V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस का T बटे K, है ना। अब देखो ध्यान से, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस T बटे K, यही तो निकाल कर लाए हम। तो ये आ गया C बराबर Q से Q खत्म,
ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस के टी प्लस का टी बटे के। बेटा यही तो आएगा फॉर्मूला। तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पैरावैद्युत पट्टी रखी हो या आंशिक रूप से पैरावैद्युतांक भरा हो, है ना। और इसका जो मात्रक आ जाएगा, मात्रक वो क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा फैराड। ठीक है बेटे, मात्रक आ जाएगा इसका फैराड। अच्छा, कभी कभी आपसे ये कह दिया जाए अगर कि एक पट्टी के बजाय n पट्टी रख दी गई, बहुत सारी पट्टी रखी गई, तब इसमें लिख देंगे यदि n पट्टी, यार पट्टी और टट्टी लिखा ना जा रहा, पट्टी रख दी जाए तब देखो पट्टी की जो मोटाई होगी वो T1 T2 और कहां तक डॉट 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 n तक, या इसका पैरावैद्युतांक कितना होगा K1 K2 K3 और अप टू कहां तक Kn तक। तब धारिता वो कितनी हो जाएगी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, D माइनस के T1 प्लस T2 प्लस T3 और कहां तक प्लस का Tn तक। फिर आगे ये आ जाएगा प्लस का T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 और डैश डैश Tn अपॉन Kn, यहां तक आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आ गई धारिता जब n पट्टी रख दी गई हूं। ठीक है बेटा, चलिए तो ये जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक पैरावैद्युतांक प्लेटों के बीच में भरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, वो है संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक। क्या है बेटा, संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक, या इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है ऊर्जा घनत्व। क्या है, ऊर्जा घनत्व। देखो ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक, तो यहां पे देखो ज्यादा नहीं है बेटा, 2 टॉपिक और बचे, बने रहिए यहां पे उसके साथ, NS UP बोर्ड 12th क्लास के साथ, है ना। देखिए मैं आपसे एक बात और बता देता हूं, हमारा एक चैनल और है स्टेबल क्लास, वहां भी हमने कोर्स चला रखा है अपना सारे सब्जेक्ट का, लेकिन यहां पे जो हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन मतलब वहां पे तो हमने एक चीज लगा के 0 से बहुत ऊपर तक की समझा रखी है, पर इस चैनल पर हम जो समझा रहे हैं आपको केवल वही टॉपिक समझा रहे हैं, हम फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहे, हम केवल वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो टू द पॉइंट है कि एग्जाम में आना है तो आना ही है, ऐसा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं यहां पे। तो आप सब बच्चों से विनम्र निवेदन ये है कि NS UP बोर्ड 12th क्लास को बढ़ा दो, बस तुम थोड़ा सा अप लेवल पर पहुंचा दो, बस अपर लेवल पे, सही है ना। जैसे देखो ये अगर चैनल अपर लेवल पर पहुंच गया तो हम इस बात का आपके साथ प्रॉमिस करते हैं बेटा कि जो आपके भाई बहन है 10th क्लास में भी, उनके लिए भी हम ऐसा ही कोर्स एक लॉन्च कर देंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री में। भैया हम भी जानते हैं कि हर बच्चा फीस पे नहीं कर सकता, तो हम सभी बच्चों के साथ यूपी बोर्ड के साथ इतना मिलजुल कर चलने वाले हैं कि फ्री में हर चीज देने को तैयार है बेटा। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ भी करवाएंगे हम, बस आप सपोर्ट कीजिए NS UP बोर्ड 12th क्लास को। चलिए लास्ट टॉपिक हम और समझा रहे हैं संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक। वो क्या है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसको dq आवेश देने पर dw कार्य किया जाता है।
अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए, मान लो ये चालक है भैया, अगर मैं इसको जीरो आवेश है, इस पे इस समय जीरो आवेश है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आवेश दूं, मान लो क्यू कुलाम आवेश दे दिया, जैसे ही मैं इसको दूसरा आवेश दूंगा, कोई दूसरा क्यू कुलाम आवेश दूंगा, तो बात यह है कि जैसे दूसरा इस पर आवेश आएगा तो पहला वाला आवेश इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन मुझे इसको संचित कराना है, स्टोर कराना है यहां पे, तो एक बात बताइए, कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य संधारित्र की ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसी कार्य की हम यहां पे गणना करने वाले हैं। तो बेटा देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे, एक बात बताइए आप, हम जानते हैं फॉर्मूला V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, तो आप एक बात सुनो मेरी सब बच्चे, क्या कि W बराबर V इंटू Q हो जाएगा ना, W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर क्या काम करूं बेटा, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र को जिसको dq आवेश दिया गया, यानी dw कार्य अगर हुआ तो आवेश कितना दिया गया है dq, और विभव की गुणा यहां पे कर दो, बात सही है। v बराबर, एक बात बताओ, v बराबर क्या होता है W/Q, W/Q, तो dw dq v बराबर dw/dq हो सकता है नहीं, तो dw यहां से इधर की गुणा इसकी कर दी, तो dw बराबर v इंटू dq हो जाएगा। तो मैंने यही तो करा बेटा, देखो ध्यानपूर्वक सब बच्चे कि dw बराबर v इंटू dq, और चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए v का मान क्या होता है q/c के, जहां c क्या है, धारिता है, तो dw बराबर क्या आ गया q/c dq, यही तो आ गया। अतः यदि चालक को, ये संधारित्र को ऐसा कह दो, संधारित्र को 0 से Q आवेश दिया जाए, यानी अभी तो छोटा छोटा आवेश dq छोटा आवेश है, छोटा आवेश दिया, लेकिन मैं क्या काम करूं, बड़ी मात्रा में आवेश दे दूं, तो कार्य भी भैया बड़ी मात्रा में होगा। आवेश दिया जाए तब कार्य वो जाएगा W बराबर समाकलन 0 से Q और Q/c dq। अब भैया एक बात बताओ, यहां पे C जो है वो नियतांक है, तो W बराबर आएगा 1/c समाकलन 0 से Q dq। भैया इसकी घात 1 है, तो समाकलन में क्या होता है, घात बढ़ जाती है, 1 प्लस हो जाती है, और जितनी घात आती है प्लस होकर वही अपन में लिखी जाती है, यानी W बराबर 1/c, ये हो जाएगा Q²/2, यानी W बराबर लिमिट 0 से Q और 1/c, लिमिट भी रखेंगे तो वही आएगी बेटा, Q की जगह Q रखो तो Q²/2 -0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा W बराबर 1/2 Q²/c। और चूंकि अगर Q की वैल्यू C भी रख दूं, Q बराबर C भी होता ही है, यहां से Q बराबर C भी, तो बेटा ये आ जाएगा आपका W बराबर 1/2 C²V²/c, C से C खत्म, तो W बराबर आएगा 1/2 CV²। यही ऊर्जा, यही कार्य संधारित्र में, ये जो कार्य आया है, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो अतः
जो स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर कितनी जाएगी, 1/2 CV स्क्वायर। एक बटा दो CV स्क्वायर, और लिख भी दो क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया जूल में, ये जूल में आया। ठीक, चलिए अब इसका दूसरा जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है इससे, वो है देखो ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना, इसको बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में संचित कुल ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बस, एकांक आयतन में संचित कुल वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऐसा कर दो क्या, इसे UE से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, UE से प्रदर्शित करते हैं। और UE बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, UE बराबर कैपिटल U अपॉन A गुणा D। ये आयतन आ गया, क्या आएगा बेटा, आयतन A गुणा D। याद रखना आप, ठीक। UE बराबर U बटे A गुणा D। U स्थितिज ऊर्जा है, A गुणा D एक आयतन है। कहाँ से आया है वो भी देख लो, चलो लो, पाई आर स्क्वायर H है ना, H की जगह D रख लिया, स्मॉल d, और पाई आर स्क्वायर एक क्षेत्रफल है तो A गुणा D आयतन आ गया। चलो अब आप इसमें हेडिंग लिखेंगे, क्या हेडिंग लिखो, संधारित्र की स्थिर ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक वो कितना आएगा बेटा, देखो ध्यानपूर्वक सब बच्चे सुनते रहो बस। देखो हम जानते हैं या UE का मान कितना आता है बेटा, UE बराबर कैपिटल U A गुणा D है ना, और चूंकि U बराबर संधारित्र के लिए आता है 1/2 CV स्क्वायर, ये तो आता, चलो रख दो। UE बराबर 1/2 CV स्क्वायर अपोन में A गुणा D। और सुनो, C बराबर होता है संधारित्र के लिए, समांतर पर संधारित्र के लिए KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो UE बराबर 1/2 गुणा C का मान KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D गुणा, चूंकि एक बात और याद रखना, V बराबर होता है ED, कितना ED, तो V का मान भी यहां पर रख दो। यो विभव प्रवणता सा आया भैया, तो ये आएगा तुम्हारा E स्क्वायर D स्क्वायर, और बटे में कितना है A गुणा D। अब जो चीजें कट रही हैं उसको काट दो भैया, देखो इस D से एक D खत्म, इस D से यो D खत्म, A से A खत्म, और कुछ बचा नहीं। अब जो आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, UE बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, मात्रक इसका भी याद रखेंगे आप, मात्रक होता है जूल प्रति मीटर की घात 3। देखो जूल ऊपर, मीटर मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, मीटर क्यूब, तो ये आएगा। ठीक है, ऊर्जा घनत्व जूल
प्रति मीटर की घात 3। वायु या निर्वात के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए, वो के का मान 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये इतना आ जाता है बेटा। और मात्रक क्या आ जाएगा इसका, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए ये खत्म होता है आपका स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया हमने एक ही शॉट में। मैं बता रहा हूं ये लास्ट और फाइनल टच है, इतना ही इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं अगला चैप्टर। देखो हमने एक ठान रखी है मन में कि हम पूरी किताब का, पूरी बुक का फिजिक्स की एक क्रैश कोर्स जो चला रहे हैं, इसमें सारे वे क्वेश्चन, सारे वे टॉपिक हम रख दें जिससे बच्चा जल्दी याद कर सके, आसानी से याद कर सके और टाइम भी उसको ना लगे और पेपर में भी पूरे में से पूरे मार्क्स ले आए। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को वो ज्यादा देखे, है ना, और जो अपना फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं वो भी इसको देखें। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से आप भी शेयर करवाएं और खुद करें भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर है कौन सा, विद्युत धारा और किरचॉफ के नियम से संबंधित। ठीक है।